हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो आपके लिए सॉरी कि वीडियो लेट हुआ। इसके पीछे रीज़न है, आज संडे है और घर में कजन्स भी आए हुए हैं तो शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से ये वीडियो लेट हो रहा है। तो अब देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक्स को और जानने की कोशिश करेंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है खबरों में कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र। जानने की कोशिश करेंगे इस संयंत्र को कहाँ लगाया गया है, किस जगह पे लगाया गया है और इसका क्या हमें प्रॉफिट होने वाला है, वो सारी बातें हम समझने की कोशिश करने वाले हैं अभी। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संयंत्र महाअभियान यानी कि कुसुम के तहत इस ऊर्जा संयंत्र को लगाया गया है। और कहां पर लगाया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में एक कोटपुतली नामक स्थान है, वहां पर इस संयंत्र को लगाया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया, तो आपको याद रखना है राजस्थान के जयपुर में कोटपुतली नामक स्थान पर इसको लगाया गया है। इस संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट होगी, आपको याद रखना है 1 मेगावाट का है ये। और इस संयंत्र का निर्माण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका लाभ क्या होगा। देखिए, इसका लाभ यह होगा कि सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करके किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसलिए इस सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाया गया। ये आपको याद रख लेना है। यहीं पर हम थोड़ा सा पीएम कुसुम स्कीम के बारे में समझ लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, जिसका फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है कुसुम अभियान की। अब क्वेश्चन उठता है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत मार्च 2019 में की गई थी। ठीक है, मार्च 2019 में। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी देखरेख करती है, इसका नोडल मंत्रालय है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिसकी सहायता से वो सोलर पंप की सहायता से अपनी खेतों की सिंचाई कर सकें और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। इसलिए पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी और इसका नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में, वो भी अभी समझेंगे और जानेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पार्टीशन म्यूजियम। अब हम सब जानते हैं कि 1947 का जो समय था वो भारत के लिए एक तरफ खुशी का समय था क्योंकि भारत आजाद हो गया था 200 वर्षों की गुलामी के बाद, और दूसरी तरफ गम का माहौल था क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था। और विभाजन के दौरान जिस प्रकार की समस्याएं हुई, जिस प्रकार की लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसी को यादगार बनाने के लिए हमारे देश में जगह जगह म्यूजियम बनाए गए हैं। एक म्यूजियम बनाया गया है अमृतसर में, और वैसा ही म्यूजियम हाल में ही घोषणा की गई है कि ऐसा ही म्यूजियम दिल्ली में बनाया जाएगा। तो देख लेते हैं ये खबर क्या है और समझेंगे। देखो, 1947 के समय भारत तथा पाक विभाजन के ऐतिहासिक क्षणों को यादगार बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। अब उनको यादगार क्या बनाना है, लेकिन बस यही है कि मेमोराइज रहेंगे कि किस टाइम पर कैसी प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, यादगार जैसा उसमें है तो कुछ नहीं, क्योंकि बड़ी लेवल पर हिंसा हुई थी, बड़े लेवल पर एक समुदाय के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को मारा गया था। तो देख लेते हैं। दिल्ली के मोरी गेट स्थित दारा सिकोह पुस्तकालय में इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि दारा सिकोह पुस्तकालय में इसका निर्माण किया जाएगा, जिसे 15 अगस्त से जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा और लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह की गतिविधियां थी और चीजें थी। इस संग्रहालय का निर्माण दास्तान ए दिल्ली परियोजना के तहत दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग व द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि हाल ही में किस जगह पार्टीशन म्यूजियम की शुरुआत की गई। तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी कहां पर, मोरी गेट क्षेत्र में, जहां पर दारा सिकोह पुस्तकालय है, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। तो अच्छे से आप इसको याद रखिएगा पार्टीशन म्यूजियम के बारे में। देखिए, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस से कवर लिए। दिल्ली टू गेट इट्स फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम सेट टू ओपन ऑन अगस्त 15। तो ये ओपन कर दिया जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। और आपको याद रखना है कि जब आजादी का समय था तो दिल्ली में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, बाहर से बहुत सारे लोग आए थे, यहां पर भी बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो उन सारी चीजों को यादगार बनाने के लिए किया गया। देख सकते हैं पार्टीशन के दौरान की ट्रेन कुछ इस तरह लोग आ जा रहे थे, बड़े लेवल पर किस तरह समस्याएं थी और चीजें थी। तो ये आपको याद अच्छे से रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है? ट्राइफेड की प्रतियोगिता पहल, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, ट्राइफेड के द्वारा हाल में ही 2 प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। एक है बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया एंड बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया कॉन्टेक्स्ट। ये 2 प्रतियोगिताओं को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है जरा समझते हैं। हाल ही में इन प्रतियोगिताओं को ट्राइफेड, जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार ने इन 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है, यानी कि ट्राइफेड, जनजातीय मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इनकी शुरुआत की गई है। आपको अच्छे से याद रख लेना है।
अब इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से क्या होगा, देखो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जनजातीय उत्पादों से जोड़ा जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जनजातीय उत्पादों को खरीद सकें और जिसका लाभ उठाकर जनजातीय जो आज सामाजिक वंचना का शिकार हैं, जो सामाजिक समस्याओं का शिकार है, उससे वो आगे निकलकर अपना राजनीतिक आर्थिक सशक्तिकरण कर सकें। इसलिए इनकी शुरुआत की गई है। अब इन प्रतियोगिताओं के नाम क्या हैं, तो बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया, ये दो प्रतियोगिताएं हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की विशेषताओं के साथ कहानियों को आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो कहानियां हैं, आपने कोई सामान जैसे खरीदा तो आप उस सामान की क्वालिटी, उसके बारे में एक छोटा सा क्लिप बनाकर, जो कि 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको साझा कर सकते हैं। तो ऐसी कहानियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो याद रखिएगा ट्राइफेड की प्रतियोगिता पर। देखिए एक बात याद रखिए, ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ प्रीलिम्स में, जबकि इनका यूज आप मेंस में भी कर सकते हैं। कहीं अगर मान लो जनजातियों को लेकर कोई टॉपिक आ गया और सशक्तिकरण के ऊपर आपको लिखना है, तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर, और बाकियों से 1 या आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा दिला देगा। यही तो करना है आपको। तो अच्छे से याद रखिएगा ट्राइफेड की प्रतियोगिता पहल। देखिए यहाँ पे अभी मैंने ये दिखाया था, बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया क्विज, इसकी शुरुआत की गई है और गवर्नमेंट की साइड से मैंने ये लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा 17वीं बिम्स्टेक बैठक। समझने की कोशिश करेंगे। हाल में ही देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आर्टिकल है कि 17वीं बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग अप्रैल 1 से शुरू हो गई है। और अब हम समझ लेते हैं कि इस बैठक का आयोजन कहां हुआ, बिम्स्टेक क्या है, वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में इसकी 17वीं बैठक का आयोजन श्रीलंका के नेतृत्व में किया गया, और आपको याद रखना है वर्चुअल रूप से किया गया था, क्योंकि कोविड-19 के कारण बैठक नहीं हो रही है, लेकिन वर्चुअल रूप से इस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा की गई थी। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं ये बिम्स्टेक क्या है। देखिए सबसे पहले 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका आपको ढाका बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। और समझने की कोशिश करेंगे है क्या, फुल फॉर्म क्या है इसकी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ये आपको याद अच्छे से रखना है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया का ये क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपको याद रखना है। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 2004 में, कहां पर, थाईलैंड के अंदर। आपको याद रखना है बैंकॉक में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है बिम्स्टेक के बारे में, जो मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक बात याद रखिएगा, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से देश शामिल हैं, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसी वजह से इसको सार्क के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। तो देख लेते हैं जरा कौन कौन शामिल है। यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक के ये सारे देश हैं। सबसे पहले हमारा प्यारा भारत, ये पूरा देख सकते हैं आप। फिर आपका यहाँ पे नेपाल, फिर यहाँ पे भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सारे देश इसके समूह हैं। याद रखिए, यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैग लगाए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इस मीटिंग में हमारा नेतृत्व कौन करेंगे, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसको चेयर कौन करेगा, तो श्रीलंका इसको वर्चुअल रूप से चेयर करेगा। यह भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया अचीवर्स अवार्ड 2021। देखिए जरा क्या है ये इंडिया अचीवर अवार्ड 2021। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनअकैडमी एजुकेटर जसपाल सिंह ऑनर्ड विद इंडियन अचीवर अवार्ड, यानी कि अनअकैडमी के जो एजुकेटर हैं जसपाल सिंह, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या है ये अवार्ड। शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने के लिए जसपाल सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो जसपाल सिंह हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है। इनके नेतृत्व में बहुत सारे छात्रों ने गेट, ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग, ऐसी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करके अपना करियर बनाया है। इसी वजह से इनकी इसको सराहते हुए, इनको सम्मान देते हुए हमारे इनको जसपाल जी को इंडिया अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। देखिए यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, सीएम विल रिप्रेजेंट दिल्ली एट वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। समझने की कोशिश करेंगे, जो दिल्ली के सीएम है वो क्या करेंगे, इस फोरम में दिल्ली तथा देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली के, यहाँ पे मैं नहीं आएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। और इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग कल्चर होते हैं, जो अलग अलग संस्कृति होती है, उनको लेकर हर साल एक समिट आयोजित किया जाता है। और इस साल जो समिट आयोजित किया जा रहा है उसमें भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति के लिए रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, जानना है कि ये क्या है। और आपको मैंने थीम भी बता दी, एक बार और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है इसकी थीम। देखिए जरा,
थीम है इसकी फ्यूचर ऑफ कल्चर। और एक बात याद रखिए, इसमें 40 से अधिक देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये भी वर्चुअल रूप से होगा। देखो यहाँ पे, एट अ समिट दिस ईयर थीम विल प्ले क्रूशियल रोल इन द इमेजिनिंग कल्चर ऑफ दिल्ली। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल विल रिप्रेजेंट द कैपिटल एंड इंडिया एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, द दिल्ली गवर्नमेंट सेड हियर फ्राइडे। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो किससे संबंधित है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वो है कवि सरला दास की 600वीं जयंती। देख लेते हैं जरा। आपको याद रखना, हाल में ही हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इनकी 600वीं जयंती के दौरान लोगों को संबोधित किया, इसलिए ये लाइमलाइट में थे। तो देख लेते हैं इनके बारे में। सरला दास जी को ओडिशा के पहले कवि, लेखक तथा उड़ीसा भाषा के पितामह के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये उड़ीसा से संबंधित थे। और आपको याद रखना है कि आधुनिक जो उड़िया भाषा है उसके ये पिता कहे जाते हैं श्री सरला दास जी। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और हाल में ही इनकी 600वीं जयंती मनाई गई है। और आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि उत्कल दिवस भी मनाया गया है, जो कि उड़ीसा का स्थापना दिवस है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए जरा, AIR का ये न्यूज आर्टिकल है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू प्राइमरी स्कूल लेवल मस्ट बी द मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, वेंकैया नायडू। ये कह रहे हैं, वेंकैया नायडू जी का कहना है कि हमें लोकल लेवल तक और जो प्राइमरी स्कूल तक मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 600 एनिवर्सरी है किसकी, तो मैंने बताया सरला दास जी की, जो कि क्या है, यहाँ पे देखिए सरला दास जी की जो कि उड़ीसा भाषा के जनक कहे जाते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में बायो बबल। अभी काफी ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ है बायो बबल। जानने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए, हाल में ही बायो बबल के कारण कई IPL खिलाड़ियों ने अपने नाम IPL से वापस ले लिया है, यानी कि वो IPL से वापस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, ये है क्या बायो बबल। देखो, बायो बबल एक प्रकार का सैनिटाइज क्षेत्र होता है, यानी कि यह एक प्रकार का सैनिटाइज क्षेत्र है जिसमें रहने वाले लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। यानी कि एक बार आप, जैसे ये एरिया है, ये पूरा बायो बबल कर दिया गया, आप इसमें रहते हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते, इसी के एरिया के अंदर रहना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सैनिटाइज होगा, जहां पर किसी प्रकार के संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं होगा। तो देख लेते हैं, आगे जाने की अनुमति नहीं। साथ ही इस क्षेत्र में कुछ ही लोग आ जा सकते हैं, और इसमें कुछ ही लोग आ जा सकते हैं जो कि गिने चुने हों, जो कि बेसिकली लिमिटेड लोग ही इसमें आ जा सकते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में, बायो बबल के बारे में। अब यहां पे देखिए, रिपब्लिक भारत का ये आर्टिकल है, बायो बबल फैटीज इन रियल, आकाश चोपड़ा ऑफ फॉरेन क्रिकेटर्स पुलिंग आउट ऑफ IPL 2021। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, याद रखिएगा बायो बबल क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, कोविड-19 के संदर्भ में इसका इस्तेमाल आजकल कई जगह किया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान भी किया गया था, कई जगह इसका बबल का यूज किया गया। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है किसके बारे में, लिंगायत के बारे में है। लिंगायत एक सेक्ट है, उसके बारे में है, समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये। उससे पहले आप ये समझिए कि एक श्री लिंगायत संत हैं जिनका नाम है श्री श्री शिव कुमारा। उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे है कौन, और फिर लिंगायत को भी समझेंगे। ठीक है, हाल ही में PM मोदी ने क्या किया है, समझिए जरा। हाल ही में PM मोदी ने महान लिंगायत संत श्री श्री शिव कुमारा को उनकी जयंती के दौरान याद किया, यानी कि उनकी जयंती के दौरान उनको याद किया हमारे PM मोदी ने। अब हम यही समझ लेते हैं लिंगायत है क्या। देखिए, लिंगायत हिंदू धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 12वीं सदी में बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने की थी। यानी कि लिंगायत एक हिंदू धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने की थी, जो कि कलचुरी राजा के यहां पर मंत्री हुआ करते थे। और यह समुदाय के लोग भगवान विष्णु को मानते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, इन्हीं बासवन्ना के उपासकों को लिंगायत और बीर साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं को किस नाम से, बीर साहब के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रख लेनी है। और इनका संबंध कहां से है, तो आपको याद रखिएगा कर्नाटक से संबंध है इनका। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही लिंगायतों के द्वारा हिंदू समुदाय से अलग होने के लिए मांग उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि भारत में उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाए। तो ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1907 में, और 2019 में इनकी डेथ हुई थी। 111 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी, याद रख लीजिएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, श्री श्री शिव कुमार जी के बारे में। और उसके बाद हमने देखा लिंगायत के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और एक और बात मैं बताना भूल गया, लिंगायत जाति धर्म में नहीं मानते हैं, याद रखिएगा। ये जाति की कुरूपता में नहीं मानते हैं, ये सभी धर्मों को समान और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर छुआछूत को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खबरों में एको और बायफ्रॉस्ट क्या है, यानी कि जो खबरों में हाल में रहे हैं एको और बायफ्रॉस्ट, वो है क्या। ऑप्शन ए है मछली की खोजी गई कोई नई प्रजाति है, नासा के द्वारा खोजे गए नए एस्टेरॉयड हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है फाइबर केबल है। ऑप्शन डी है पर्यावरण सुरक्षा पहल है।
जो भी इसका आंसर हो, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और माफ करिएगा कि आज ये लेट हुआ और थोड़ा सा नॉइज भी आ सकता है, क्योंकि लोग हैं वो अभी, तो कुछ किया नहीं जा सकता, रोकने की कोशिश है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा बहुत तो आएगा, तो प्लीज उसके लिए भी माफ करिएगा। ठीक है, तो देखें, अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करना है आपको अपनी तरफ से। ठीक है, आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो काफी हेल्प रहेगी आपकी, काफी आपका धन्यवाद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।